हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर को, विच इज़ व्हाट एक्सक्रीट फ्री सिस्टम। ओके, क्विकली इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, तो जस्ट जुड़े रहिए मेरे साथ, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एनिमल एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, है ना। तो ये हम क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स के थ्रू हम इन सब को एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, अलग 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 वे में, और कुछ चीज़ें एज अ बाय प्रोडक्ट भी हमारे बॉडी में बनती है। सो इधर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ओके, तो ये हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं मेटाबॉलिक, यानी कि डाइजेशन हो रहा है या कोई एक्टिविटीज़ हो रही है या कोई पाथवे हो रहा है, तो उस पाथवेज में एज अ बाय प्रोडक्ट, और बाय अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेशन, है ना, या फिर हम उसको हमारे फूड के थ्रू या कैसे भी हम उसको इंजेशन कर रहे हैं, ले रहे हैं, इनटेक ले रहे हैं, है ना। सो दीज सब्सटेंसेज हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शली। तो ये रिमूव होने चाहिए, इनका लेवल हमारी बॉडी में बढ़ना नहीं चाहिए, या तो ये थोड़े से रेगुलेटरी लेवल में प्रेजेंट होने चाहिए, या कंप्लीटली हमें इसे रिमूव करना चाहिए। अगर इसका लेवल बढ़ता है तो अलग अलग इशूज़, हेल्थ इशूज़ क्रिएट होने लगते हैं। ठीक है बेटा। So in this chapter you will learn the mechanism of elimination of these substance with special emphasis on common nitrogenous waste। ठीक है, तो स्पेशल हम देखेंगे कि पर्टिकुलर कुछ कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। सो उसमें कॉमन में ज़्यादातर कौन से नाइट्रोजनस वेस्ट आते हैं? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। दे आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। ना अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फॉर्म है, एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, है ना। तो इसको रिलीज करने के लिए हमें ज़्यादा वाटर के साथ इसको रिलीज करना होता है फॉर इट्स एलिमिनेशन। वेयर एज यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक, ये थोड़ा कम टॉक्सिक है, कैन बी रिमूव विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, इसको कम वाटर के साथ निकाल सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनोटैलिज्म। ठीक है ना, अमोनिया को निकालना इज अमोनोटैलिज्म, एंड द एनिमल जो इस तरह का मैकेनिज्म करते हैं उनको हम बोलते हैं अमोनोटैलिक। तो वहाँ पे यही बोल रहे हैं, मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियन, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, दे आर अमोनोटैलिक इन नेचर। अब ध्यान रखना, बिकॉज अमोनिया को रिलीज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हमें चाहिए, तो ऑब्वियसली एक्वेटिक से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी का अमाउंट हमें मिल जाता है, राइट। तो मोस्टली फिशेज, एम्फीबियन या एक्वेटिक इंसेक्ट्स जितने भी हैं, मोस्टली बोनी फिशेज की बात करें, वो सब अमोनोटैलिक हैं। Ammonia, as it is readily soluble, is generally excreted by diffusion across the body surface or through gill surface as ammonium ion, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है ना, कि कैसे रिलीज हो रहा है अमोनोटैलिक। पहला ध्यान में रखना है आपको, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। क्यों है? क्योंकि इट इज़ अ रेडिली सॉल्यूबल। ठीक है ना। एंड दूसरा, गिल सरफेसेस के थ्रू, एज एन अमोनियम आयन की फॉर्म में गिल सरफेस के थ्रू भी ये निकल जाते हैं, है ना। तो ये दोनों ध्यान में रखना है। नाउ किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल, यहाँ पे किडनी का कोई मेन रोल नहीं है। टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब जो भी टेरेस्ट्रियल है उनके पास ऑब्वियसली पानी इतना अमाउंट में नहीं है, तो वहाँ पे वो कम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ रिलीज करेंगे, तो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, अब वो यूरिया या यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालेंगे। सो मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, मरीन फिशेज, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे भी क्या है, सॉल्ट वाटर है, तो इट्स नॉट लाइक वाटर, प्योर वाटर, तो वहाँ पे सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही है। सो दे मेनली एक्सक्रीट यूरिया। अब ये क्या रिलीज करते हैं? यूरिया, यानी कि वी ह्यूमन बीइंग रिलीज यूरिया। ठीक है ना बेटा, आर कॉल्ड यूरियोटैलिक। क्या बोलते हैं हम सब, किस कैटेगरी में आते हैं? यूरियोटैलिक। और कौन आएगा? मरीन फिशेस आएगी। क्यों आएगी? सी वाटर है, सॉल्टी है, प्योर वाटर नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है वाटर का एक तरह से। एंड एक्वेटिक, है ना, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। एक्वेटिक एम्फीबियन तो अमोनोटैलिक रहेंगे, और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन क्या रहेंगे? यूरियोटैलिक। Okay, so animals. So ammonia produced by metabolism is converted into urea in liver of these animal and released into blood, which is filtered and excreted out by kidney. Clear है? तो देखिए, ध्यान में रखिए, जो अमोनिया या यूरिया जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं,
ये लिवर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो लिवर में क्या कर रहा है, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर दे रहा है यूरिया में, सो दैट वो यूरिया फिर हमारे ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड हमारा फिल्टर होता है किडनी के थ्रू, और जहाँ पे हम यूरिया को कैप्चर कर करके बॉडी से बाहर निकालते हैं. सो सम अमाउंट ऑफ यूरिया मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ दीज एनिमल टू मेंटेन अ डिजायर ऑस्मोलैरिटी. अब ये क्या बोल रहा है, ऑस्मोलैरिटी मतलब क्या, देखिए हाँ मैंने आपको बताया कि वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में, है ना, हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा, लो होगा, जहाँ वाटर हाई है, और यहाँ पे हाई होगा, है ना. दिस इज ऑस्मोलैरिटी, इसको ही तो हम ऑस्मोलैरिटी बोल रहे हैं. मॉलिक्यूल लैरिटी, मॉलिक्यूल का क्या है, मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस, ये बनाए रखना हमें ज़रूरी है, मेंटेन रखना ज़रूरी है, राइट. तभी वाटर या दूसरी चीज़ों का मूवमेंट हो सकता है. क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हमारा ब्लड में ऑस्मोलैरिटी बहुत बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, वाटर को बाहर निकालने के बजाय हम और इनटेक करने लग जाएंगे. ऑस्मोलैरिटी बढ़ना मतलब क्या, यानी कि सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ना. हमें क्या करना है, हमें एक डिज़ायर ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखनी है, सो दैट हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ कर सकें. बिकॉज ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई तो हम वाटर रिलीज़ करने के बजाय उसको और एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे, रिटेन करने लग जाएंगे. समझ रहे हो, सॉल्ट का अमाउंट हमारे ब्लड में ज़्यादा हो गया तो हम वाटर रिटेंशन करने लग जाएंगे. तो हमारे सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए हमारे बॉडी में, क्योंकि सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होने से हम वाटर रिटेन करते हैं, वाटर यूटिलाइज नहीं होता, रिटेन करना शुरू होता है, विच इज़ नॉट गुड. समझ रही हो. सो यहाँ पे ऑब्वियसली ओवरऑल ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए किडनी थोड़ा सा यूरिया रखती है ताकि हम मेंटेन हो. अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा, हम रिटेन करेंगे चीज़ों को रादर देन उसको एक्सक्रीट करने के बजाय. समझे. रेप्टाइल, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दे एक्सक्रीट द नाइट्रोजनस वेस्ट एज अ यूरिक एसिड. तो आप देखते हैं जैसे पिजन, फॉर एग्जाम्पल पिजन, तो आप देखते हैं कि वो यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं. इफ़ यू गो नियर बाय द शिप, तो वहाँ पे क्या होगा, जो उनका एक्सक्रीशन है दैट हैज़ अ वेरी बैड स्मेल, बिकॉज और वो एसिडिक नेचर का होता है, विच इज़ नॉट गुड ऑल्सो. ओके, तो इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स. हाँ, तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं. सो अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर in most of the invertebrates. I am talking about invertebrates. These structures are simple tubular form, whereas vertebrates have complex tubular organ like kidney. तो इन्वर्टिब्रेट में तो जनरली तो बॉडी सरफेस के थ्रू हो जाता है या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी, बट वर्टिब्रेट्स में टिपिकल स्ट्रक्चर है लाइक किडनी है या फिर गिल्स हैं, लाइक दिस. ओके, सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर आर मेंशन हियर. तो लाइक प्रोटोनेफ्रिडिया, इन्वर्टिब्रेट की बात कर रहे हैं. सो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स, दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मेंट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया, है ना. तो प्लेटी में अगर हम बात करें तो प्लेटी में हमारे पास क्या है, वी हैव दी फ्लेम सेल. ये जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हम इसके बारे में बात करते हैं. तो इट इज़ प्रोटोनेफ्रिडिया. ठीक है बेटा. ओके, नाउ रोटिफर्स एंड सम एनिलिड्स एंड सिफेलोकॉर्डेक्स, एम्फिऑक्सिस, इन सब में क्या है, फ्लेम सेल के थ्रू होता है. तो मैं सब लिख रही हूँ, लाइक रोटिवर्स, सब एनिलिड, सिफेलोकॉर्डेट्स, एम्फिऑक्सिस, जिसमें सिफेलोकॉर्डेट्स में एम्फिऑक्सिस, इन सब में यही होता है. प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन, है ना. देखो ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है, ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करके रखना, कि बॉडी में आयनिक और वाटर दोनों का बैलेंस बना के रखना, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन. सो नेफ्रिड तो क्लियर है, प्रोटोनेफ्रिडिया इन सब में होता है. क्वेश्चन बनता है भाई, ध्यान में रखना है. नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म का एंड अदर एनिलिड्स. तो अगर मैं बात करूँ एनिलिड्स की, तो एनिलिड्स में होगा क्या, नेफ्रिडिया, उसमें है प्रोटोनेफ्रिडिया, एनिलिड्स में है नेफ्रिडिया. सो नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. अगेन ये भी ऑस्मो रेगुलेशन करता है. देन है मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, दे आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच, है ना. तो यानी मैं एक तरह से बोल सकती हूँ किसका, आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स यानी कि कॉकरोच जो है, कॉकरोच. ओके, मेल्पिगियन में हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन. ठीक है ना. अब आर्थ्रोपोड्स में जितने भी इंसेक्ट्स हैं उसमें तो लाइक कॉकरोच की बात कर रहे हैं हम, इनमें तो होता है मेल्पिगियन, है ना. और आर्थ्रोपोड्स में एक और कैटेगरी आती है विच इज़ व्हाट, प्रॉन. इनमें क्या होती है, इनमें होता है एंटीनल, या फिर हम इसको बोलते हैं ग्रीन ग्लैंड्स. ठीक है,
तो यहाँ पे यही लिखा है एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स दे परफॉर्म द एक्सक्रीटिव फंक्शन है क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन। तो ये आर्थ्रोपोड्स की फॉर द कैटेगरीज जब हम डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे आता है। तो क्रस्टेशियन जो कैटेगरी है वो ग्रीन ग्लैंड का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, बहुत बार आता है और हमें लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये उठाया कहाँ से है, ये इस चैप्टर से उठाया। हमें लगता है कि एनिमल किंगडम से पिक किया, और एनिमल किंगडम में तो सिर्फ मेलपिगियन रिव्यूज़ दिया हुआ है, नो ग्रीन ग्लैंड कहीं भी नहीं दिया है। सो आपको कहीं भी कोई भी चैप्टर कनेक्ट हो सकता है, तो यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली, राइट। चलिए बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सो इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे 2 किडनी है, 2 यहाँ पे यूरेटर जो किडनी से निकल रही है, दिस इज यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर है और बाहर एक्सक्रीट करने के लिए यूरिथ्रा है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप। तो एज यू कैन सी ऐसे बीन शेप होती है ना, वैसे बीन होती है। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लुम्बार वर्टिब्रा क्लोज टू द डोर्सल इनर लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोल गया ये बोल गया कि देखिए अगर हम अपनी वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो फर्स्ट 7 तो हमारी सर्वाइकल होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। फिर हमारी 12 कैसी होती है, थोरेसिक होती है। उसके बाद हमारी 5 होती है लुम्बार, है ना। तो ये बोल रहा है कि लुम्बार में 1 2 3, तो 3 एंड लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा यानी कि 12th नंबर की, इन दोनों के बीच में हमारी क्या प्रेजेंट है, हमारी किडनी प्रेजेंट है ना। बैक साइड से बात करें, एक्चुअली किडनी हमारी डोर्सल की तरफ होती है। एंड दूसरा वो बोल रहा है, और अगर आगे से बात करें तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी, क्योंकि इसके फ्रंट में हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, उस एब्डोमिनल कैविटी का जो डोर्सल वाला इनर वॉल है, समझ रहे हो, दिस इज आवर वेंट्रल साइड एंड बैक वन इज आवर डोर्सल साइड, है ना। तो हमारी जो आगे से हमारा स्टमक है, स्टमक का जो बैक साइड है वो डोर्सल साइड हो गया। तो डोर्सल इनर वॉल, क्योंकि बाहर की तरफ नहीं जा रहा है, डोर्सल इनर वॉल वहाँ पे हमारी किडनी है, तो एक तरह से वो बैक की तरफ किडनी हो गई, समझे। तो बैक की तरफ किडनी हो गई, और किस पोजीशन में होती है, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा एंड 3rd लुम्बार वर्टिब्रा, इन दोनों के बीच में इस पोजीशन पे हमारी किडनी प्रेजेंट होती है। गॉट इट। Now each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, 2 to 3 centimeter in thickness, with an average weight of 120 to 170 gram, है ना। ये उसका थोड़ा मेजरमेंट है। So towards the center of the inner concave surface of kidney is a notch called hilum। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो कैन यू सी द hilum, ये जो नॉच है ना, ये जो नॉच है, दिस नॉच जहाँ से मतलब ये यूरेटर निकल ही रहा है, दिस इज एक्चुअली हिलम। ठीक है बेटा, तो वो क्या बोल गया, वो बोल रहा है हिलम थ्रू विच यूरेटर, है ना, यहाँ से यूरेटर, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर या एग्जिट, जो भी ये कर रही है। तो आप देखिए कि यहाँ से देखो ये यूरेटर निकल रहा है ना। अब यहाँ पे नर्व्स भी एंटर कर रही है, और यहाँ पे देखिए रीनल आर्टरी। तो कैन यू सी रीनल आर्टरी, दोनों में जगह रीनल आर्टरी, दिस इज रीनल आर्टरी, और ये क्या है, वेन, रीनल वेन, और यहाँ से रीनल वेन निकल भी रही है, ऐसे यहाँ पे भी निकल रही है, समझे बेटा। दोबारा बताती हूँ, तो ये जो नॉच है ना, इस नॉच से देखिए यूरेटर निकल रहा है ना। यहाँ से ये रीनल आर्टरी ये क्या ला रही है, हार्ट से प्योर ब्लड लेके आ रही है, यानी O2 कंटेनिंग, बट उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है ना। तो पूरी बॉडी से ये ब्लड आ रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू, और ये जा रहा है इस हिलम से एंटर कर रहा है इस किडनी के अंदर। तो दिस इज देखिए रीनल आर्टरी बता रखा है। अब किडनी ने इसमें से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ले लिया, है ना, और O2 भी ले लिया अपना काम करने के लिए, क्योंकि उसको खुद को काम करने के लिए भी O2 चाहिए। बदले में क्या डाल दिया, उसके अंदर CO2 डाल दिया, है ना। इसमें तो O2 है, इसमें बदले में CO2, और उसको निकाल दिया रीनल वेन के थ्रू, वापस दे दिया और सबको डाल दिया। तो देखिए ये रीनल वेन जो साइड में, ये देखो ये यहाँ निकल रही है, कैन यू सी, दिस इज रीनल वेन। रीनल वेन में डाला, और ये सब डाल के एक मेन वेन में ओपन हो रही है, जिसको हमने बोला है इंफीरियर वेना कावा। और एक्चुअली ये वाली मेन वेन क्या है, एओर्टा। अब देखो हार्ट पढ़ क्या है वो, तो ध्यान में रहना है। तो दिस इज एओर्टा, जो आगे रीनल वेन आर्टरी में डिवाइड हुई, लेफ्ट एंड राइट 2 किडनी है,
ऐसे ही रीनल वेन ने ज्वाइन करके मेन वेन क्या बनाया, इंफीरियर वेना कावा, जो जाके कहाँ ओपन होगी, हार्ट में ओपन होगी। हमने पढ़ा था ना, इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर लोअर पार्ट्स का लेके आएगी, सुपीरियर वेना कावा पूरी अपर बॉडी का ब्लड लेके आएगी। गॉट इट, समझे। तो इस तरह से यहाँ पे ब्लड आ रहा है प्योरिफिकेशन के लिए। तो वो यहाँ पे यही बोल रहा है, हिलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स नर्व्स एंटर, इनर टू द हिलम is a broad funnel shaped structure space which is called the renal pelvis with projection called calyx। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे ही हिलम अंदर जा रहा है तो इसने एक फनल शेप ये स्ट्रक्चर बना ली। इस फनल शेप को उसने क्या बोल दिया, रीनल परविस। देखिए ध्यान रखिए, रीनल किसको बोल रहे हैं, किडनी के नाम को रीनल बोल रहे हैं। तो अब हर कहीं हम रीनल लगा सकते हैं, है ना। तो रीनल परविस, और ये रीनल परविस क्या कर रहा है, ऐसे प्रोजेक्शन बना रहा है। कैन यू सी दीज प्रोजेक्शन, मैं और उसको एनलार्ज कर लेती हूँ, ये वाले प्रोजेक्शन, कैन यू सी दीज प्रोजेक्शन, दिस वन, है ना, ये प्रोजेक्शन बन गया, ये प्रोजेक्शन, दिस प्रोजेक्शन, जिसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज कैलिक्स, इट इज कैलिस, है ना। कैलिक्स है, कैलिसिस मतलब प्लूरल, कैलिस। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। नाउ द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ। ऑब्वियसली हर ऑर्गन की बाहर की जो लेयर होगी वो टफ होगी ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, विच इज कॉल्ड कैप्सूल। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन। अब किडनी के अंदर 2 जोन है, कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला, मतलब आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं ऐसे कुछ डॉट करके दिखाऊँ, सो दिस इज द कॉर्टेक्स एंड द इनर वन, दिस इज द मेड्यूला। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये डॉट के थ्रू कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज, देखो उन्होंने मेंशन भी कर रखा है ना, तो आई डोंट वांट कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पच हो। तो दिस इज कॉर्टेक्स एंड दिस इज मेड्यूला, गॉट इट, ओके। आगे चलते हैं। नाउ द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू अ फ्यू कॉनिकल मासेस, मेड्यूलरी पिरामिड्स प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। समझे, देखिए क्या बोल रहा है वो, ये जो मेड्यूला है, ये मेड्यूला क्या बना रहा है, ऐसे पिरामिड्स बना रहा है। कैन यू सी दीज पिरामिड, कैन यू सी ऑल दीज पिरामिड, है ना। और ये पिरामिड किसके अंदर घुस रहे हैं, ये जो कैलिसेस है इसके अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, समझे। ये जो कैलिसेस हैं इसके अंदर ये पिरामिड घुस रहे हैं, लाइक दिस, ये, ठीक है। सो दे आर प्रोजेक्टेड इनटू दी कैलिसेस। तो अभी क्लियर हुआ, दिस वन इस पोर्शन इज कैलिस, जिसके अंदर ये मेड्यूलरी पिरामिड, तो ये मेड्यूला क्या है, पिरामिड्स के फॉर्म में इसके अंदर चला गया, ओके। और दो पिरामिड के बीच का ये जो स्पेस है, दिस वन स्पेस, दिस इज कॉल्ड रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं, चलिए नेक्स्ट पिक्चर में दिखाती हूँ मैं आपको। सो द कॉर्टेक्स एक्सटेंड, क्या बोल रहा है, द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन द मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से दिखा रखा है। देखिए ये आउटर पोर्शन क्या है, दिस इज कॉर्टेक्स, और ये मेड्यूला की पिरामिड्स बने हुए। तो कॉर्टेक्स का द पार्ट विच इंसर्टेड इनटू दिस पिरामिड, दो पिरामिड के बीच में जो कॉर्टेक्स का पार्ट है ना, ये जैसे ये पूरा कॉर्टेक्स का पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी, दिस इज कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी, या हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। डिड यू गेट इट, है ना। Now each kidney has nearly 1 million complex tubular structure। अब किडनी के ऑफ फर्दर, तो ये स्ट्रक्चर क्लियर हुई, डबल लेयर होती है, आउटर लेयर इज कैप्सूल जो टफ होती है ना। अंदर कॉलम एंड कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला होता है, मेड्यूला की पिरामिड्स होते हैं, और पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है विच इज़ कॉल्ड कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये पिरामिड्स जो प्रोजेक्ट किस में होते हैं, कैलिसिस के अंदर प्रोजेक्टेड रहते हैं। दिस होल पोर्शन इज रीनल पल्विस, और जो बाहर निकल रहा है नॉच लाइक स्ट्रक्चर में, दिस इज हिलम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें एंटर कर रही है, लाइक देखिए रीनल आर्टरी, रीनल वेन निकल के आ रही है, और यूरेटर यहाँ से आगे निकल रहा है, ओके। अब वो क्या बोल रहा है, ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। अब एक किडनी के अंदर बहुत सारी मिलियन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, विच आर द फंक्शनल यूनिट। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट, द ग्लोमेरुलर एंड द रीनल ट्यूब्यूल। तो अगर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट एट्रियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। तो देखिए जो ये रीनल आर्टरी आ रही है, ये फर्दर और ब्रांच आउट हो जाएगी, तो छोटी छोटी पतली वेसल्स में कन्वर्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज मिलकर एक पूरा ना
ग्रुप ऑफ कैपिलरीज बनाती है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसको हमने क्या बोला, वी कॉल्ड इट ग्लोमेरुलस. ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफेरेंट एट्रियोल. ये क्या बोल रहा है, देखो इसने क्या बोला, मैं इसको आपको अलग से ही बताऊंगी. तो देखिए क्या बोला कि जो ये ग्लोमेरुलस है, जो रीनल एक्चुअली नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, उस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में और आगे हम बात करेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे. बट फिलहाल तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आया यहाँ से एफरेंट एट्रियोल. क्या आया, रीनल आर्टरी, वो डिवाइड होके उसने क्या बनाया, एफरेंट एट्रियोल. देखो यहाँ पे भी दिखाया है आर्ट्रियोल. ये आगे आके यहाँ पे और फर्दर ब्रांच आउट हुआ, है ना, ब्रांच आउट होके इसने ये क्या बनाया, कैपिलरीज. ठीक है, ओके. अब ये कैपिलरीज वापस जॉइन हो रही है और इन्होंने क्या बनाया, ईफरेंट बाहर निकल रही है, तो इसको क्या बनाया, ईफरेंट आर्ट्रियोल. समझे, तो देखिए ये ईफरेंट, और ये बाहर निकल के एक्चुअली ये इसी के ही चारों तरफ ऐसे 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 पूरी होके फिर अल्टीमेटली निकलती है रीनल वेन के फॉर्म में. तो वो बाद में बात करेंगे, फिलहाल बस इतना समझिए, है ना. सो उसने क्या बोला, द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफरेंट एट्रियोल से ये पूरा एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना, है ना. एंड अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द एफरेंट एट्रियोल. सारा ब्लड फिर वापस किसके थ्रू लेके जा रहा है, एफरेंट एट्रियोल के थ्रू जा रहा है. सो द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल. तो ये जो मैंने कैप्सूल बनाया इसको हम बोलते हैं बोमन कैप्सूल. व्हाट वी कॉल बोमन कैप्सूल, है ना. इस कैप्सूल के अंदर ये पूरी कैपिलरीज है, राइट, विच एनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस. सो ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड द मेल्पिगियन ट्यूब्यूल या रीनल कॉर्पल्स. तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ग्लोमेरुलस कैप्सूल एंड दिस वन, देखो मैं थोड़ा सा और उसको एनलार्ज, है ना. तो ग्लोमेरुलस एंड दिस वन, या फिर मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ ये पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मेल्पिगियन ट्यूब्यूल. ठीक है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी है तो कंफ्यूज नहीं होना है. या फिर इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्पस. ठीक है बेटा, है ना. तो यहाँ पे वही बताया. ओके, now the tubule continue further to form the highly called network that is the proximal convoluted tubule. अब इसको देखो मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाऊंगी. ओके, चलिए मैं यहाँ पे एक बार बना के ही दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा. देखिए ये बन गया हमारा बोमन कैप्सूल. फिर ये हाईली कॉइल्ड एक स्ट्रक्चर बनती है विच इज़ कॉल्ड पीसीटी. ये पीसीटी नीचे एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है लाइक दिस विच इज़ कॉल्ड रीनल या हेनले लूप बोलते हैं, हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं. अगेन ये वापस एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है दिस इज कॉल्ड पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दिस इज कॉल्ड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और ऐसे ही ये ओपन हो जाती है एक कॉमन डक्ट में जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. ना वाई वी आर कॉल्ड कॉमन डक्ट या कलेक्टिंग, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन अलग अलग यहाँ पे ओपन होते हैं, है ना. अलग अलग जगह से ओपन होते हैं एक ही कलेक्टिंग ट्यूब में, एक ही कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन होते हैं. सो कैन यू सी लाइक दिस. देखिए यहाँ पे ये ओपन हो रहा है एक कलेक्टिंग डक्ट में, एक और नेफ्रॉन यहाँ ऊपर हो रहा है, एक तो ये ओपन हो ही रहा है. सो लाइक दिस सो मैनी नेफ्रॉन्स आर गेटिंग ओपन इनटू दिस. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज दी पीसीटी, दिस कॉइल्ड पोर्शन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी. ठीक है बेटा. एंड दिस वन इज लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे लिख रखा है, या हेनले लूप. अब हेनले लूप में जो पीसीटी से नीचे निकल के आ रही है इसको हम बोलते हैं नीचे आ रही है, जैसे में क्या बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब. फिर ऊपर जा रही है, फिर घूम रही है ना वापस, तो दिस इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब. मैं यहाँ पे बात करूँ तो दिस इज दी डिसेंडिंग एंड दिस इज असेंडिंग, राइट. ठीक है, ओके. और उसके बाद वो ओपन हो जा रही है. फिर उसके बाद आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन इट इज गेटिंग ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. क्लियर है यहाँ तक का. ये अभी हम स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, हम इसका वर्किंग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना. सो अ हेयर पिन शेप हेनले लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज द डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब. क्लियर है. नाउ द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर रीजन called the distal convoluted tubule DCT. The DCT of many nephron open into a straight tube called the collecting duct, many of which converge
एंड ओपन इनटू रीनल पल्विस थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड इन द कैलिक्स। अब ये क्या बोल गया, देखिए हमने किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ी, राइट, ये वाला हमने पढ़ा, दिस इज कॉर्टेक्स, और ये वाला पार्ट था मेड्यूला, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए पार्ट कैसे रहता है, ये बोमन कैप्सूल तो कॉर्टेक्स में रहता है, फिर इसका ये पीसीटी कॉर्टेक्स में होता है, फिर लूपे फैले मेड्यूला में आ जाता है, अगेन ये कॉर्टेक्स में रहता है लाइक दिस, और फिर जो कलेक्टिंग डक्ट है ना वो एक्चुअली मेड्यूला में रहती है, जहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो गया। मैं थोड़ा सा इसको लार्ज करके दिखाती हूँ, देखिए समझ आया। तो बोमन कैप्सूल, पीसीटी डीसीटी तो कॉर्टेक्स में, और हेनले लूप और कलेक्टिंग डक्ट मेड्यूला में रहता है। तो वो वही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज, इकट्ठी होके, एंड ओपन इनटू द रीनल पल्विस, यही तो एरिया रीनल पल्विस है, थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड है ना, यहीं पे बीच बीच में पिरामिड आ रहे हैं, इन द कैलिसिस। देखिए समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, देखो यही ये मेड्यूलरी पिरामिड है, यहाँ पे ये ओपन हो रही है कलेक्टिंग डक्ट, फिर कैलिसिस, और अल्टीमेटली सारी ऐसे कलेक्टिंग डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, रीनल पल्विस में जाके ओपन हो रही है। डू यू गेट इट व्हाट आई हैव सेड, समझे बेटा, है ना। सो द मेल्पिगियन कॉर्पस यानी कि क्या, बोमन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, उन दोनों को मिला के हमने बोला है। पीसीटी डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, वही जो मैंने ये बोला कि ये पोर्शन पीसीटी डीसीटी ये सब कॉर्टिकल रीजन में होते हैं। Whereas the loop of Henle dips into the medulla. In majority of nephron, the loop of Henle is too short. Loop of Henle जो है नीचे का पार्ट जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी छोटा होता है, and extend only very little into the medulla, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट उसका या पोर्शन जो है नेफ्रॉन का, वो नेफ्रॉन का पोर्शन क्या मतलब मेल्पिगियन कॉर्पस, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, तो उसमें से ज़्यादा पोर्शन यानी कि मेल्पिगियन कॉर्पस, पीसीटी, डीसीटी ये सब तो कॉर्टेक्स में है, और लूप ऑफ हेनले जो या हेनले लूप जो है वो बहुत छोटा है, यानी कि ज़्यादा पोर्शन कॉर्टेक्स में है और बहुत थोड़ा सा पोर्शन मेड्यूला में है ना। सो सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन। वाई वी आर कॉलिंग कॉर्टिकल, क्योंकि कॉर्टेक्स में ज़्यादा है। एंड इन सम ऑफ द नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इन टू द मेड्यूला, ज़्यादा पोर्शन मेड्यूला में। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, ध्यान में रखना है, क्या बोलते हैं, जुक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। सच नेफ्रॉन आर कॉल्ड जुक्स्टा ग्लोमेरी नेफ्रॉन। सो द इफरेंट एट्रियोल जो बाहर निकल रही है ना, देखो मैंने दिखाया था यहाँ पे, मैं यहाँ वापस दिखाती हूँ, ये जो ये इफरेंट वाली, इफरेंट जो एट्रियोल जो बाहर निकल रही है वो उसके बारे में बोल रहे हैं। सो द इफरेंट एट्रियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये क्या बोल गया, ये बोल गया ये वाली चीज़ कि जब ये इफरेंट, मैं आपको इसको रब करती हूँ, यस ठीक है ना, वैसे तो मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आएगा यहाँ पे कि देखिए ये तो आई एफरेंट, फिर इसने फर्दर डिवाइड हुआ, कैपिलरी बनाई ग्लोमेरुलस। मैं इफरेंट को ब्लैक से दिखा रही हूँ। ये इफरेंट ट्रिब्यूल जो निकली ना, एट्रियोल जो निकली, ये फर्दर और डिवाइड होती है, कैपिलरीज बनाती है, और ये क्या करती है, पहले ना इसी के ही चारों तरफ ऐसे लूप अराउंड होती है पीसीटी डीसीटी, और फिर जाके निकलती है रीनल वेन की फॉर्म में। समझ में आई बात? तो वही ये बोल रहा है कि इफरेंट जो है फॉर्म्स अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क विच अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल, पूरी रीनल ट्यूब्यूल की चारों तरफ फैली रहती है, जिसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। व्हाट वी कॉल पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। A minute vessels of this network run parallel to the Henle loop, form a U-shaped vasa recta. Now what is this vasa recta? Let me tell you. ये देखिए, आप देखेंगे कि ये जो इफरेंट है, देखिए यहाँ पे मेंशन कर रहा है वो, ये जो इफरेंट है ये निकली, ये इफरेंट पीसीटी के चारों तरफ लूप अराउंड हुई, फिर आप देखेंगे हेनले लूप के चारों तरफ भी है, तो हेनले लूप के चारों तरफ भी ये एक कैप नेट मतलब ऐसे ही यू शेप में ये हेनले लूप के चारों तरफ भी रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। स्पेशली हेनले लूप के चारों तरफ जो रहती है उसको पर्टिकुलर को हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हम क्या बोल रहे हैं कि जो हेनले लूप है वो बहुत शॉर्ट है ना, हेनले लूप क्या है, बहुत शॉर्ट है, तो वहाँ पे वासा रेक्टा इज ऑलमोस्ट एब्सेंट या बहुत छोटी होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन किसी भी लाइन से बन सकता है। ये जुक्स्टाग्लोमेरुलरी मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होते हैं, समझ रहे हो?
ये क्लियर हुआ। मेल्पिगियन बॉडी एफरेंट एट्रियोल आ रही है, कैपिलरी बना रही है और इफरेंट एट्रियोल निकल रही है, और ये क्या है, पूरा बोमेन कैप्सूल है। सो डिड यू गेट इट? यहाँ तक समझ में आया? मैं इसको एक बार वासा रेक्टा भी आपको मैं समझाऊंगी। यहाँ साइड में जो पूरी कैपिलरी है, दिस इज़ वासा रेक्टा, है ना। तो ओके, सो व्हाट आई प्रेफर, मैं चाहती हूँ आप कल नेक्स्ट क्लास में आप इसके पहले स्ट्रक्चर को एकदम गो थ्रू कर लो, आपको स्ट्रक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसकी वर्किंग पे जब बात करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर में जो भी नाम बोलो आपको समझ आना चाहिए कि कौन सा कहाँ से पास ऑन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है ना। तो नेक्स्ट क्लास तक प्लीज़ स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कर लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। मान के चलिए दिस इज़ योर लास्ट रिविजन मानिए, या फिर लास्ट स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, उसको अच्छे से पक्का करिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक बस इतना ही पढ़ेंगे, पहले स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में इसकी वर्किंग के ऊपर बात करेंगे। ओके, टिल देन क्या करना है, पढ़ाई करते रहना है, राइट, मोटिवेटेड रहना है, थोड़ा सा इन्जॉय भी करिए, मतलब अपने आपको मोटिवेट रखिए। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, कीप डूइंग स्टडी।